नमस्कार। हम सब दुनिया भर में चल रहे तनावों की सुर्खियां तो पढ़ ही रहे हैं, लेकिन कभी सोचा है कि हजारों मील दूर हो रही किसी घटना का असर सीधे हमारी रसोई तक कैसे पहुंच सकता है? तो चलिए आज इसी छिपे हुए संकट की परतें खोलते हैं और देखते हैं कि ये सब हमारी जेब और हमारी थाली पर कैसे असर डाल रहा है। अच्छा, जब भी हम पश्चिम एशिया या वेस्ट एशिया में किसी टेंशन के बारे में सुनते हैं, तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतें, है ना? और देखिए, ये चिंता बिल्कुल जायज़ भी है। लेकिन क्या हो अगर मैं ये कहूं कि असली संकट तेल और गैस से भी कहीं ज्यादा बड़ा है? जी हाँ, असली संकट तेल या गैस नहीं, बल्कि हमारी थाली पर है। और ये कोई भविष्य की चेतावनी नहीं है, ये संकट अभी इसी वक्त शुरू हो चुका है। तो सबसे पहली और ज़रूरी बात, जब हर किसी की नज़र तेल की कीमतों पर टिकी है, एक और सप्लाई चेन है जो चुपचाप धीरे धीरे ढह रही है, और वो है फर्टिलाइजर्स, यानी कि उर्वरक की सप्लाई चेन। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ को समझ लेते हैं। उर्वरक यानी फर्टिलाइजर, ये वो केमिकल्स हैं जो हमारी मिट्टी को वो ज़रूरी ताकत देते हैं जिससे फसलें उगती हैं और हमारी थाली तक खाना पहुंचता है। अक्सर लोग तेल और उर्वरक को दो बिल्कुल अलग-अलग चीजें समझते हैं, पर सच तो ये है कि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ऊर्जा यानी एनर्जी और हमारे खाने के बीच वो क्या कनेक्शन है जिसके बारे में ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होता। देखिए, दुनिया में सबसे ज्यादा जो फर्टिलाइजर इस्तेमाल होता है वो है यूरिया। पर ये यूरिया बनता कैसे है? इसकी शुरुआत होती है नेचुरल गैस से। एक प्रोसेस के जरिए नेचुरल गैस को अमोनिया में बदला जाता है और फिर उसी अमोनिया से बनता है यूरिया। मतलब बिल्कुल साफ है, बिना गैस के यूरिया नहीं बन सकता। और जरा इस एक प्रोडक्ट का स्केल तो देखिए, 4 अरब लोग, जी हाँ, पूरी दुनिया की आधी आबादी का पेट जिन फसलों से भरता है वो इसी प्रक्रिया पर निर्भर हैं। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत जरूरी केमिकल है, सल्फर। जब क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल को रिफाइनरी में साफ किया जाता है, तो पेट्रोल और डीजल के साथ साथ सल्फर भी बनता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर तेल की सप्लाई रुकती है, तो सिर्फ गाड़ियां ही नहीं रुकेंगी, बल्कि खेतों तक पहुंचने वाला सल्फर भी रुक जाएगा। और ये वो खतरा है जिस पर अभी किसी का ध्यान ही नहीं है। अब आते हैं इस पूरी कहानी के सेंटर पॉइंट पर। वो एक ऐसी भौगोलिक जगह जहां ये पूरा संकट आकर टिक गया है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। जरा इन आंकड़ों पर एक नजर डालिए। दुनिया का लगभग आधा यूरिया और सल्फर इसी 21 मील के तंग रास्ते से होकर गुजरता है। और सिर्फ यही नहीं, 27% अमोनिया और 24% फॉस्फेट फर्टिलाइजर भी यहीं से जाता है। ये फर्टिलाइजर के व्यापार के लिए दुनिया का सबसे बड़ा चोक पॉइंट है। और ईरान के साथ जो तनाव चल रहा है, उसकी वजह से ये रास्ता अब लगभग बंद हो चुका है। सोचिए, इसका असर क्या हुआ है? दुनिया के 1/3 फर्टिलाइजर ट्रेड पर समझिए ताला लग गया है। कतर का सबसे बड़ा यूरिया प्लांट तो पहले ही बंद हो चुका है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस ग्लोबल संकट का हमारे देश भारत की खाद्य सुरक्षा पर क्या और कितना गहरा असर पड़ रहा है। अब ये आंकड़ा सुनकर शायद थोड़ी राहत मिले कि भारत अपनी जरूरत का 87% यूरिया देश के अंदर ही बना लेता है, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सेफ हैं, है ना? लेकिन रुकिए, पर असली पेच यहीं पर है। देखिए, जो यूरिया हम बना रहे हैं ना, उसकी टोटल कॉस्ट का 70 से 80% हिस्सा तो सिर्फ नेचुरल गैस का ही है। और दिक्कत यह है कि हमारे देश में इतनी गैस है नहीं कि ज़रूरत पूरी हो सके, तो हमें ये गैस इंपोर्ट करनी पड़ती है। और कहाँ से? उसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से, जो अब लगभग बंद पड़ा है। और इसका असर अब जमीन पर दिखने भी लगा है। ये कोई काल्पनिक डर नहीं, बल्कि हकीकत है। भारत के सबसे बड़े फर्टिलाइजर उत्पादक इफ्को ने अपने कुछ प्लांट बंद कर दिए हैं। पेट्रोनेट एलएनजी जैसी कंपनियां अपने कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे नहीं कर पा रही हैं। हालत इतनी नाजुक है कि अब भारत को चीन से यूरिया मांगने की नौबत आ गई है। ये टेबल पूरी तस्वीर साफ कर देती है। यूरिया के लिए हम गैस पर निर्भर हैं, जो फारस की खाड़ी से आती है। हम अपना 60% फॉस्फेट मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करते हैं। और पोटैश के लिए तो हम 100%, जी हाँ, 100% इंपोर्ट पर ही निर्भर हैं। मतलब साफ है, हमारी खाद्य सुरक्षा हर तरफ से खतरे में है। ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ भारत की समस्या नहीं है, ये एक विश्वव्यापी संकट है जो अभी बस शुरू ही हुआ है। पूरी दुनिया में खतरे की घंटियां बज रही हैं। यूनाइटेड नेशंस ने तो इसे कोविड-19 जैसा ही एक बड़ा ग्लोबल शॉक बताया है। ब्राजील, जो दुनिया के सबसे बड़े कृषि निर्यातकों में से एक है, वहां से भी बुरी खबरें आ रही हैं। अमेरिका में कीमतें आसमान छू रही हैं।
फर्क सिर्फ इतना होगा कि अमीर देशों में खाने के दाम बढ़ेंगे, लेकिन गरीब देशों में ये भुखमरी का संकट बन सकता है। और यहाँ एक बहुत बड़ा और डरावना फर्क है। देखिए, तेल के बाजार में झटकों को झेलने के लिए देशों के पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व होते हैं, भंडार होते हैं, लेकिन नाइट्रोजन फर्टिलाइजर के लिए ऐसा कोई भंडार नहीं है, कोई सेफ्टी नेट नहीं है। हमारे ग्लोबल फूड सिस्टम के पास इस तरह की लंबी रुकावट को झेलने के लिए कोई बफर, कोई कुशन है ही नहीं। अब इस संकट के सबसे जरूरी पहलू पर आते हैं, और वो है समय। भारत के किसानों के लिए समय बहुत तेजी से हाथ से निकलता जा रहा है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मार्च का महीना भंडारण और प्लानिंग के लिए बहुत जरूरी होता है। अगर ये कमी मई तक भी खिंच गई तो जून में जब किसान खरीफ की बुआई के लिए खेतों में उतरेंगे तो उनके हाथ खाली होंगे, और तब तक एक पूरी फसल के लिए बहुत देर हो चुकी होगी। और इसका आर्थिक बोझ भी बहुत बड़ा है। भारत सरकार हर साल फर्टिलाइजर पर 1,70,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी देती है। अब जब दुनिया भर में कीमतें बढ़ेंगी तो ये बिल आसमान छू सकता है, और ये लागत घूम फिरकर टैक्स या महंगाई के रूप में हम पर ही आएगी। तो सार यह है कि हजारों मील दूर चल रहे एक युद्ध ने समस्याओं का एक ऐसा पिटारा खोल दिया है जो अब सीधे हमारी रसोई तक पहुंच गया है। अगली बार जब हम बाजार जाएं तो ये याद रखें कि ये सिर्फ एक तेल का संकट नहीं है, ये हमारी खाद्य सुरक्षा का संकट है। और सवाल बस इतना है कि जब तक इसका पूरा असर हमारी थाली पर दिखेगा, क्या तब तक बहुत देर हो चुकी होगी?